हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब सबको? So Saira Ali tell to the fellows, because only 14 students are connected in this lecture. So tell them, inform them as well. Okay. So this is very important topic. We will study this topic of importance of social cultural anthropology and its relationship to health. ठीक है, कि सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की क्या ये है, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और इसका हेल्थ के साथ क्या रिलेशंस है. ठीक है, टुडे वी हैव द न्यू टॉपिक. We finished culture already. So in this topic, our objectives are: what is anthropology, where did anthropology originated, कहाँ से निकली है, कैसे originate हुई है, anthropological terminology क्या है, and history of cultural anthropology. इसकी history को हम पढ़ेंगे और जो है history of the cultural anthropology, imperialism जो है, and increased contact with other cultures. एवोल्यूशनर थ्योरीज क्या थी, एंथ्रोपोलॉजिकल एवोल्यूशनरी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे. ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और फोर फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स, इसके बारे में इसमें कौन कौन से हैं. मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के राइज ऑफ मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, वाई मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, क्यों क्या है और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है. मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी इश्यूज क्या है. मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी इज द इन डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में इसका क्या यूज है. अप्रोचेस टू द प्रॉब्लम, डेफिनेशन एंड सॉल्यूशंस, इस पे बात करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी ये वाइड टॉपिक है जिसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ों को एंथ्रोपोलॉजी के वेरी डिटेल में जो है हम चीज़ों को लर्न करेंगे. ठीक है, गॉट ऑल ऑब्जेक्टिव. माइंड मैपिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट द टॉपिक कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी. ठीक है, ऑब्जेक्टिव विल हेल्प यू टू क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आपको ये पता था कि ये क्या क्या करना क्या क्या है. जैसे कोई भी बात होती है, जब हम किसी चीज़ की भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हम उसके मेन पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है, क्या इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और हमें किस तरह से गो थ्रू करना पड़ेगा, हमें इसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, सो फुल अटेंशन एंड यू नो this is most requirement for your learning. Yes, we will talk what is anthropology. हम anthropology की बात करेंगे कि anthropology है क्या. Anthropology, the word anthropology stems from the Greek words anthropo meaning being और humankind, यानी कि anthropo का मतलब है humankind and logia mean translated as knowledge or study of. ठीक है, यानी कि मैनकाइंड स्टडीज को कह सकते हैं हम सिंपल वर्ड में. ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है हमने पढ़ लिया है कि ये इसका ओरिजिन ये कहाँ से निकली है. इसका ओरिजिन क्या है. ये ग्रीक वर्ड एंथ्रोपो मीन बीइंग और ह्यूमन, या ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं, ह्यूमन काइंड कह सकते हैं. लॉजिया का मतलब है ट्रांसलेटेड एज नॉलेज और स्टडी ऑफ. ठीक है, मरियम और मीरा, मारिया, मनीबा. So इसका मतलब thus we can define anthropology as a systematically study of humankind. human kind. ठीक है, so इसका मतलब है कि ये एक जो एंथ्रोपोलॉजी एक सिस्टमैटिकली जो है जिस स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन काइंड को स्टडी करते हैं. एटिमोलॉजिकल जो डेफिनेशंस है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे. एटिमोलॉजिकल डेफिनेशंस है एंथ्रोपोस मीन ग्रीक मैन एंड जो है लोगोस ग्रीक स्टडी. सो एंड उसमें वहां पे हमने क्या पढ़ा था. एंथ्रोपो का मतलब है बीइंग और ह्यूमन काइंड, और यहाँ पे इसने एटिमोलॉजिकल डेफिनेशंस के अंदर जो है, मैं अब आपको ये एटिमोलॉजिकल और एसेंशियल डेफिनेशन भी कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैं भी ये भी आपको क्लियर करूंगी. ठीक है, एंथ्रोपो जो है ग्रीक वर्ड है जिसमें जिसका मतलब है मैन एंड और लोगोस मीन ग्रीक स्टडी. Essential definitions इसमें है branches of knowledge which deals with the scientific study of man and his work, body, behavior, value within a specific time and space. ठीक है, so essential definition जो है इसका मतलब है कि ये भी एक branches of knowledge है जो कि किसको डील करता है, scientific study of man, जिसमें हम क्या करते हैं मैनकाइंड पे या मैन पे स्टडी करते हैं, क्या उनका वर्क क्या है, उनकी बॉडी
पे क्या इफेक्ट होते हैं, उनका क्या बिहेवियर है, क्या वैल्यूज हैं विद इन द स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेस के अंदर जो है, उसको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल डेफिनेशंस। और एटमोलॉजिकल जो है, एटिमोलॉजिकल डेफिनेशन जो है वो अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि एटिमोलॉजिकल डेफिनेशन जो है, जैसे पिछली स्लाइड में भी बताया था कि एंथ्रोपो का मतलब है ग्रीक में मैन है, लोगोस मीन ग्रीक स्टडी है। एटिमोलॉजिकल डेफिनेशन रिलेटेड टू द ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ड, यानी कि जो आप इसका ये जो आपने देखा ये इसका हिस्टोरिकल रीजन है, यानी ठीक है। एटमोलॉजिकल डेफिनेशंस के थ्रू जब हम एंथ्रोपोलॉजी को समझते हैं तो हम इसके ओरिजिन और इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इस वर्ड की जो है और इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। समझ आ गई हनान, हफ्सा, मरियम? एटिमोलॉजिकल जो है समझ आ गई है? ठीक है, आप देख रहे हैं कि उसने कहा ये ग्रीक है, तो ग्रीक इज वेरी ओल्डेस्ट जो है, ये ओल्डेस्ट जो है एरा है जिसके अंदर जो है ये हिस्टोरिकल देखा जाए तो बहुत पुराना इसकी हिस्ट्री है, जिसमें एटमोलॉजिकल डेफिनेशंस के जरिए एंथ्रोपोलॉजी का जो है इन्वेजन हुआ है। इसकी जो इन्वेंशंस हम देखते हैं उस टाइम पे होती है, तो इसके क्या मीनिंग है और इस वर्ड की डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है। Some things etymological related to the way a word originated. You can look up a word root and history of how it came to get its meaning and is in an etymological dictionary. The etymological जो है origin of etymological in fact is a Greek. इसने आपने देखा कि हिस्ट्री में आप देखा तो इसका origin कहाँ से, ये ग्रीक है। The root word etymology means the study of true sense of the word. ठीक है, सो अगर इसका हम रूट वर्ड देखें तो एटमोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। जी, राइट, अंडरस्टैंड? ठीक है, सो एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके साथ, बिकॉज इट इज अ न्यू टर्म्स इन द कल्चर्स वी आर यूजिंग इट। अब हम एसेंशियल डेफिनेशंस क्या होती है, ये जैसे मैंने पीछे भी बताया कि इसमें क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज है। ये नॉलेज की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या, किसके बारे में पढ़ते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन, मैन की स्टडी करते हो, उसके वर्क के लिए, उसके वर्क, उसके बॉडी, बिहेवियर, वैल्यू विद इन द स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल इज कंप्लीट नेसेसरी और पार्ट ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ समथिंग, यानी कि जो एसेंशियल डेफिनेशन होती है वो किसी चीज़ की जो है वो कंप्लीट और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि ऑफ अ बेसिक नेचर ऑफ किसी चीज़ की जो बेसिक नेचर को जो डिफाइन करती है उसको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल डेफिनेशन करते हैं। एन एग्जांपल ऑफ एसेंशियल इज डेडिकेटेड, जो है हम उसको क्या करेंगे, जी, an example of essential is dedicated study skills, skills to the become valedictorian. An example of essential is a innate intelligence. Is an example of essentials in is a intelligence. For example, if we'll talk about the valedictorian student who has the best school record, valedictorian हम उनको बोलते हैं जिनका जो बेस्ट रिकॉर्ड होता है एट द टाइम ऑफ द सेरेमनी, like for example who make a speech at the group a graduate ceremony to recognize that their studies are completed। ठीक है,
सो हम इसमें जो है उनकी स्टडी को करते हैं, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ essential is a dedicated study skills to become the valedictorian। यानी किसी चीज़ की जो है ये essential डेफिनेशन, यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़, जब कोई जैसे उसने स्टूडेंट की एग्जांपल दिया है कि जब वो वैलिडिक्टोरियन की बात करते हैं, वैलिडिक्टोरियन जो है ये ऐसा मतलब जब एक स्टूडेंट को एक उसकी सक्सेस मिल जाती है तो उसको क्या करता है, वो अपनी सेरेमनी के अंदर जो है उसके कंप्लीट रिकग्निशन पे उस पर हम बात कर रहे होते हैं। यानी कि ये इस तरीके से हम इसकी एसेंशियल डेफिनेशन को कर रहे हैं ताकि हम उसके तमाम जो उसके सारा प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकें। एन एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल इज इनेट इंटेलिजेंट। जैसे एसेंशियल की एग्जाम्पल बता, जैसे किसी के अंदर पैदाइशी इंटेलिजेंसी होती है, ठीक है, तो दैट इज आल्सो एसेंशियल डेफिनेशन। ये यानी कि एक एसेंशियल यूज होता है किसी चीज का। So what is anthropology? Anthropology is the broad study of humankind around the world and throughout times. It is concerned with both the biological and the cultural aspect of human. सो एग्जैक्टली अगर डेफिनेशंस के बारे में देखें तो हमने तो उसे तोड़कर उसके कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, लेकिन अगर हम एंथ्रोपोलॉजी को ब्रॉड कंसेप्ट में देखना चाहें, ब्रॉड स्टडी के पढ़ते ह्यूमन काइंड, ये क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड अराउंड द वर्ल्ड एंड थ्रू आउट द टाइम। यानी कि फर्स्ट से बिगिनिंग से लेकर अब तक जो जो दुनिया में जो मैन काइंड की जो है जो हिस्ट्री है, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से इंसान ने जो है जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन एक्चुअली शामिल होते हैं, यानी कि जिसमें हम जो थ्रू आउट द ह्यूमंस हो, जो उसकी साउंड को, उसकी बॉडी को, उसके वर्क को, हर चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। इट इज़ कंसर्न विद द बहुत बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन। यस, हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि इंसान के हर एस्पेक्ट से देखा, बायोलॉजिकल भी देखा जाता है कि वो किस तरीके से उसकी जो है क्या फैक्टर्स हैं बायोलॉजिकल, क्या उसके लिए जो प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल इश्यूज का आपको पता होगा, जब अपनी कम्युनिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। सो बायोलॉजिकल इश्यूज रिलेटेड टू द विद इन द बॉडी जो है, ठीक है, जो उसकी रिप्रोडक्शन से हैं, उसकी जो इनहेरेंट भी होती हैं कुछ चीज़ें, वो किस तरीके से चलती है, और कल्चर एस्पेक्ट से कि कैसे कल्चर थ्रू आउट द माइलस्टोन आप देखते हैं कि कल्चरल जो फ्रॉम द सिविलाइजेशन से लेके हम देखें, जब इंसान जो हंटर था, जब वो हंटिंग करता था, जंगलों में रहता था, जब सिविलाइजेशन हो जाती है, प्रॉपर हर चीज़ की इवोल्यूशन होती है। सो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है फ्रॉम बिगिनिंग टू अप टिल नाउ, जितनी भी चेंजेस आ चुकी हैं एनवायरनमेंट के अंदर, बायोलॉजिकल कल्चरल जो है, it represent through the anthropology. So anthropology is the study of human, their origin, biological characteristics and the culture development, social relationship and more based in a scientific method. ठीक है, सो हम इनको तमाम एंगल और हर तरह से उसके पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करते हैं। वेयर डिड एंथ्रोपोलॉजी ओरिजिनेटेड, कहाँ से निकली है? हम देखेंगे कि ये ओरिजिनेटेड कहाँ से, इसका जो रीजन क्या है। Early anthropology is originated in classical Greece and Persia। यानी कि हम देखे जाए तो जो है ये क्या है, जो यूनान और जो है क्या कहते हैं, पर्सिया किनको कहते हैं उर्दू में, मुझे इसका भूल गया, क्या है यूनान और क्या है, ये कौन सी कंट्री है। चले, क्लासिकल ग्रीस एंड पर्सिया एंड स्टडी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेबल कल्चर डाइवर्सिटी, कि कल्चर डाइवर्सिटी किस किस तरह से चेंजेस आती गई हैं, ठीक है। एक्चुअली इसका जो एंथ्रोपोलॉजी का ओरिजिन मेन है वो ग्रीस और पर्सिया है, यहाँ से एंथ्रोपोलॉजी का आगाज होता है, ठीक है। एज सच एंथ्रोपोलॉजी हैज बीन central in the development of several new late 20th centuries interdisciplinary fields such as cognitive science, global study and various ethnic studies, ठीक है। सो हम जो इसका जो जो है एंथ्रोपोलॉजी का जो जो मरकजी जो डेवलपमेंट है कहाँ से होता है, लेट 20 सेंचुरीज के जो लेट यानी कि आखिर में जो जब सारी इंटरडिसिप्लिनरी जो है बहुत सारी जो फील्ड हैं, ठीक है, इसके अंदर जो शामिल हो जाती हैं।
उसमें कौन कौन सी फील्ड है? कॉग्निटिव साइंस है, ठीक है, ग्लोबल स्टडीज है, एंड वेरियस एथनिक स्टडीज है, ठीक है। सो ये जो है, ये सारी जो है दैट इज द पार्ट ऑफ न्यू, इसके अंदर जो सेवरल न्यू जो लेट सेंचुरीज के अंदर जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जो इसके साथ लिंक होती हैं, वो कौन सी हैं? ग्लोबल स्टडीज हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ग्लोबल स्टडीज क्या हैं। ग्लोबल स्टडीज ये है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, लीगल एंड इकोलॉजिकल एंड कल्चरल इंटरकनेक्टेडनेस है। यानी कि जो इंटरडिसिप्लिनरी आपने देख रहा है लिया कि यानी कि एक इंटरडिसिप्लिन का मतलब होता है जब मोर देन वन जो है जब जब चीज़ें उसके अंदर ऐड हो जाती हैं। तो आपने देखा कॉग्निटिव साइंस है जो सॉरी ग्लोबल साइंस जो है उसमें क्या है? स्टडी किसकी? पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड लीगल, इकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं एंड कल्चरल, बहुत सारी चीज़ों के लिए में है जो ग्लोबल स्टडीज के अंदर जो है ऐड किया गया है। कि कॉग्निटिव स्टडीज हैं कि इसमें क्या? थॉट ऑफ लर्निंग एंड मेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि मेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के इंसान का ज़हन, आइडिया, सोच, ख्याल किस तरह से होते हैं, वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या उनके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। इन डिसिप्लिन को भी जो है, जैसे हम मेंटल हेल्थ पढ़ते हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ पढ़ते हैं ना, उसमें साइकोलॉजी है, सो मैनी फील्ड हैं, ठीक है, जो कि एज ए साइंस उनको इन्वॉल्व किया गया। ये कॉग्निटिव साइंसेज हो गई। ग्लोबल साइंसेज में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, वो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, लीगल है एंड इकोलॉजिकल हैं, ठीक है। ये सारी इनकी जो इनका इंटरकनेक्टेडनेस होती है। फिर हम एथनिक स्टडी की बात करते हैं, तो ये स्टडी ऑफ द डिफरेंस रेस, एथनिसिटी एंड नेशंस की बात की जाती है कि वो लोगों को डाइवर्सिटी जो लोगों में है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कौन से डिसिप्लिन को जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो ऐड किया जाए। तो एंथ्रोपोलॉजी इज होल्डिंग सो मेनी डिसिप्लिन, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि फ्रॉम बिगिनिंग टू अप टू ना कितनी डिसिप्लिन उसके अंदर ऐड हो गया, पहले शुरू में क्या चीज़ें थी, ये पूरा उसका माइलस्टोन है। समझ आ गई है मेरे प्यारे स्टूडेंट? क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी है ना प्लीज, बिकॉज ये थोड़ा सा बहुत ये टॉपिक जो है ना बड़े टफ हैं, इनके लिए अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ती है, ठीक है। सो यू नीड टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो दिस थ्रू दिस टॉपिक वी विल लर्न बेटर। अच्छा हम बात करेंगे जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर है ना, वो डिफरेंट टर्म यूज किए जाते हैं। ये जो हमने पढ़ा था ना कि एक्चुअली जो एंथ्रोपोलॉजी का जो रीजन है, अब देखेंगे छोटा सा एक एंथ्रोपोलॉजी टर्म है दैट होल्डिंग इज वेरी वाइड नॉलेज। अब आपने इसमें बात की है कि इसमें कॉग्निटिव साइंसेज हैं, ग्लोबल साइंसेज हैं, एथनिक स्टडीज हैं, ठीक है, यानी कि नस्ली जो चीज़ें हैं, जो डिफरेंट कल्चर्स में डाइवर्सिटी, आपको कल्चर डाइवर्सिटी है उसको भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता ताकि आप जो है मैन काइंड को स्टडी कर सकें। मैन काइंड का स्टडी का मतलब है इंक्लूडिंग होल। Globalization's increased international tie related to the spread of westernized style capitalism that affect all the world cultures, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन में हमें क्या करना पड़ता है कि इंटरनेशनल लेवल्स की जो उनको उनके रिलेशनशिप को टाई करना पड़ता है टू स्प्रेड द, ताकि जो एक स्टाइल जो वेस्टर्नाइज स्टाइल कैपिटलिज्म है दैट अफेक्ट ऑल द, वो कल्चरली अफेक्ट करता है बिकॉज पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट। तो ग्लोबली आपने देखा है कि जो लोग हैं वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग, तो हमें फर्स्ट नीड टू एंथ्रोपोलॉजी में हमें ग्लोबलाइजेशन को समझना ज़रूरी है ताकि हम डिफरेंट टाइज जो हैं, इंटरनेशनल टाइज जो हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें, उनके जो यानी कि वो ऐसे कल्चर्स को जो है वो वेल अंडरस्टैंड करके दुनिया के पर्सपेक्टिव को जान सकें कि आप उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करें, हम दुनिया को अंडरस्टैंड कर लेंगे। लोकलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्लोबल कल्चर बाय लोकल कल्चर इनटू समथिंग न्यू, ठीक है। सो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको समझ आएगी कि लोकलाइजेशंस, पहले ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, अब लोकलाइजेशन की बात हो रही है कि लोकल एरिया में, यानी कि ग्लोबल
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्लोबल कल्चर को हम लोकलाइजेशंस में भी देख रहे हैं कि वो जो ग्लोबलाइजेशंस की चीज़ें हैं, जो टाइज हैं, उनको जो है जो टाइज को हम अंडरस्टैंड करना पड़े, उन टाइज को फिर स्प्रेड करना है ताकि लोकलाइजेशन पे उस कल्चर की अंडरस्टैंडिंग, उस कल्चर के बारे में आपको अवेयरनेस लोकलाइजेशन लोकल के बाद क्लास की बात आ जाती है, अ वे टू कैटेगराइज पीपल ऑन द बेसिस देयर सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पोजीशंस में फिर हम उसको क्या करते हैं, लोगों को कैटेगराइज कर दो उनके सोशल जो इकोनॉमिक पोजीशंस पे, पॉलिटिकल पोजीशंस के मुताबिक जो है उनको जो है अंडरस्टैंड किया जाता है, उनके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया जाता है, उनके कल्चर को समझा जाता है, कि प्रैक्टिसेस को समझा जाता है। फिर क्या होता है, एथनिसिटी, शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी अमंगस्ट अ कल्चर ग्रुप, ठीक है। सो शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर हम जो है जो डिफरेंट जो है कल्चर्स के अंदर, ये क्लास की बात होगी, अब कल्चर को इंडिविजुअली कल्चर्स के अंदर जो है वो जो है सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो होती है वो अमंगस्ट द ग्रुप जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि हम जो है पूरी जो है मैन काइंड को स्टडी कर सके। मैन काइंड को स्टडी करने के लिए आपको एंथ्रोपोलॉजी के टर्म्स को भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, लोकलाइजेशन है, क्लास है, ऑथेंटिसिटी है, ठीक है, which are the very important aspect of the anthropology. So globalization जो है, जब आप ग्लोबली सब चीज़ कल्चर को देखेंगे, पूरी दुनिया को समझना ज़रूरी है। फिर आपको लोकलाइजेशन एरिया को, फिर क्लास की बात हो रही है, फिर एथनिसिटी की, डिफरेंट कल्चर की बात हो रही है, ठीक है। जैसे आप अपने पाकिस्तान की बात करें तो पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर। जब हम लोगों को उनके कल्चर के मुताबिक उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम उनके मैनकाइंड की स्टडी नहीं कर सकते, एंथ्रोपोलॉजिकल ऑरिजिन और रिस्पेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो वी मस्ट नो द एंथ्रोपोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी regarding to understand the or mankind study. जी, जेंडर की बात करते हैं। इंडिजीनियस पीपल है, जेंडर जो है, ठीक है, culturally constructed and learned behavior and idea attributed to male, female और blend genders, ठीक है। यानी कि फिर हमें क्या करना है, जेंडर, फॉर एग्जांपल हमें मेल और फीमेल का पता नहीं, उनका पता नहीं कि इनकी क्या प्रैक्टिस है, उनकी क्या लाइकनेस है, क्या डिसलाइकनेस है, क्या उनका लर्न बिहेवियर है, किस तरीके से उनको जो है उनके आइडियाज़ को, एट्रीब्यूट को एज अ मेल और फीमेल जो है आप उनको जो है जो उनके बिहेवियर को लर्न करना है। यू नीड टू लर्न द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑन द जेंडर बेसिस, ठीक है। फिर इंडिजीनियस जो है, इंडिजिनस पीपल, ठीक है। सो इंडिजन जो होता है कि अर्लीस्ट नॉन इनहेबिटेंट ऑफ द एरिया, ठीक है, जो पुराने लोग हैं, जैसे आप लाइक ओल्डेस्ट पीपल जिनका ताल्लुक जो है हिस्टोरियन है, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग कनेक्शंस with their home territories and that predate colonials and outstudied society. आपने देखा है कि उनका जो ताल्लुक होता है, जो आप डिफरेंट इनकी बात करें, इंडिजिनस, इनका ताल्लुक बहुत पुराना, जो इनकी जो इनहेरेंट टर्म्स है या इनके जो आप करें इंसेस्टर्स जो है, दे जो इनका जो कनेक्शंस है, लॉन्ग स्टैंडिंग कनेक्शंस होता है, ठीक है। पीपल जो होते हैं वो लंबे अरसे से जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। उनका जो अपने इलाके से वो बाज़ मूव कर जाते हैं, लेकिन उनका एरिया जो ओरिजिन जो होता है वो बहुत पुराना होता है। जैसे आप कोई एग्जांपल देगा इसकी, इंडिजिनस पीपल की, एनीवन कैन शेयर द एग्जांपल। As I describe about indigenous people, ठीक है। इंडिजिनस पीपल का मतलब है कि ओरिजिनल पीपल जो होते हैं ना, ठीक है। जैसे किसी का ओरिजिन होता है लेकिन वो उनकी नस्ल जो है वो टाइमली चेंज, बट उनका ओरिजिन एक ही है। एग्जाम्पल देगा कोई प्लीज, जल्दी जल्दी, हरी आप। जवेरिया, मुनीबा, मरियम, अरूज, एनीवन कैन, समरा, सारा, मीरा, ब्रिमशा।
Anyone can reply? Okay, I will continue. सो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल रूट ऑफ द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आर इन द राइटिंग ऑफ हेरोडोटस 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, सो बीसी का मतलब है जो है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, सो ये जो अर्लियर, ये जो सबसे पहला जो एंथ्रोपोलॉजी का जो फादर, इसको फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। ही इज़ द बेस्ट नोन टू द, इसने कल्चरल के जो बारे में जो हिस्ट्री लिखी है। ठीक है, ही इज़ द वन, इसका नाम क्या था, हेरोडोटस। उसके बाद आता है मार्को पोलो। अब मैं इसका इंडिविजुअल भी आगे, मैंने इसके आगे स्लाइड डाली हुई है अबाउट द हेरोडोटस, मार्को पोलो। ठीक है, इब्न आईबीएन जो है, खलदन है, ये इनके बारे में भी है। और क्या है, फ्रेंच इनलाइटमेंट का टाइम जो था, जिसमें चार्ल्स जो फिलोसफर, जो चार्ल्स मोंटेस्क्यू ने जो है अपने जो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में अपने कॉन्सेप्ट को शेयर किया हुआ है। मेरा मार्क्स टूट गया, मैं मार्क्स का अरेंज करूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, आपने इसको मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। मोर रिसेंट कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम द, जो हमने बात करें, जो मार्को पोलो थे, ये भी हिस्टोरियन थे, ये ट्रैवलर थे, ये क्या था, एक्सप्लोरर था। इसने भी बहुत सारी चीज़ों को कल्चरल पर्सपेक्टिव से डिस्कवर किया था। इब्ने खलदन था, इसने 1332 टू 1406, ठीक है, ये इसका टाइम आ रहा था। पीपल हु ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली एंड रोट रिपोर्ट अबाउट द कल्चर्स दे इनकाउंटर्ड। ठीक है, उनको कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें इनकाउंटर हुई, उन दे रोट इन देयर रिपोर्ट। ठीक है, एक्सटेंसिव उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है, बिकॉज ही वॉज द ट्रेवलर था और एक्सप्लोरर था। मोर रिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस कम फ्रॉम द, ओए more recent contributions come from the writer of the French Enlightenment, such as 18th century French philosopher Charles Montesquieu, 1689 and 1755. ठीक है, सो इसमें इसका जो इनलाइटमेंट का जब आता है टाइम आया है, तो इसमें जो ये फ्रेंच फिलोसफर चार्ल्स मोंटेस्क्यू था, इसने जो है इस पर भी बहुत ज़्यादा, इसने भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है। इसने भी जो है एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव पे काम किया है। अब हम बात कर रहे थे, जैसे जो हेरोडोटस की बात करें, तो ये जो पिक्चर है, ये किसकी है, हेरोडोटस की है। द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल रूट ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आर इन द राइटिंग ऑफ द हेरोडोटस 5th सेंचुरी बीसी क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, हेरोडोटस जो था ना 5th सेंचुरी के अंदर जो ग्रीक हिस्टोरियन था, इसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। फर्स्ट हिस्टोरियन टू कलेक्ट द मटीरियल सिस्टमेटिकली, टेस्ट देयर एक्यूरेसी to certain extent and arrange them in the well constructed and vivid narrative। ठीक है, सो इसने जो है बहुत ज़्यादा जो है जो मटेरियल सिस्टमेटिक, इसने बहुत ज़्यादा मटेरियल को कलेक्ट किया, उसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया, उसको टेस्ट किया, उसकी एक्यूरेसी को, और फिर देन ही
उसमें जो है बहुत ज़्यादा इसने वेल कंस्ट्रक्टेड जरिए इसको एक नरेटिव फॉर्म, एक स्टोरी की फॉर्म में आपने देखा, वीवर्ड जो नरेटिव है उसकी फॉर्म में इसको जो है जो रिपोर्ट किया, इसके बारे में इसने लिखा है। आप इसकी बुक्स भी देख सकते हैं, इसके बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट जो हेरोडोटस था, ये जो है आगे इसकी जनरेशन आपने देखा कि हेरोदीस है, हेरोडोटस है, ये जो रोमन एम्पायर्स के अंदर ये जो एम्पायर थे, ये इनकी जो आगे जो हुकूमत चलती रही है, ये जो उन्होंने मतलब पूरी ये उस टाइम के रोमन एम्पायर के ये बहुत बड़े हीरोज थे, यानी कि इनके अंदर इनके पास जो थी बादशाहत थी। इन्होंने जो हेरोदिस बादशाह का अगर टाइम देखें तो हेरोडोटस मेरे ख्याल ये इज द फादर ऑफ हेरोडोटस, जो था फादर ऑफ किसका था, हेरोदिस, ऐसे ही कुछ था। तो इन लोगों ने जो है अगर आप क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट देखें तो दैट वाज द टाइम ऑफ द रोमन्स। रोमन हिस्ट्री के अंदर जो है वो ये सारी चीजें मेंशन है। सो मार्को पोलो जो था वाज द मर्चेंट इन विनस, ठीक है, बिफोर बिकेम द फेमस एक्सप्लोरर। हम बात कर रहे थे कि मर्चेंट, ये जो मार्को पोलो वाज द मर्चेंट, यानी कि ये क्या था, इसका काम जो ट्रेडिंग करते थे, ये क्या था, सेल यानी कि सप्लाई गुड्स और पर्टिकुलर ट्रेड, ठीक है। ये क्या करते थे मर्चेंट, वीनस के अंदर था बिफोर बिकेम द फेमस एक्सप्लोरर। वी नो टुडे एट द 17 he left Venus with his father and uncle. They traveled the Silk Road of China, where he met the great ruler Kublai, ठीक है, Kublai Khan, and Macro traveled much of China and the East, and his stories were written into the popular books. ये ट्रैवलर था, इसने बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लोरर था, ये फेमस। इसने क्या किया था, ये इसका जो वीनस के अंदर जो कारोबार था, जो ट्रेडर था, ये अपना कारोबार बिजनेसमैन था। लेकिन इसने जिसको आज हम जानते हैं, इसने एट 17 जब वो 17 का था तो इसने लेफ्ट वीनस को छोड़कर अपने फादर और अंकल के साथ मुख्तलिफ चाइना के सिल्क रोड टू चाइना इसने सारा ट्रैवल किया है। और वहाँ से ये जो बहुत बड़ा जो रूलर था कुबलाई, ठीक है, कुबलाई के साथ जो इसके साथ मिला, फिर इसने जो क्या ट्रैवल किया चाइना में, ईस्ट में, और इसने अपनी स्टोरीज, बहुत ज़्यादा स्टोरी अपनी पॉपुलर फेमस बुक्स के अंदर इसने लिखी हुई है। इसको मार्को पोलो कहते हैं। अगर मार्को पोलो में बारे में पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं मार्को पोलो। इब्ने खल्दन जो है वाज द अरब स्कॉलर ऑफ इस्लाम, सोशल साइंटिस्ट था एंड हिस्टोरियन हु वाज बीन डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न डिसिप्लिन्स ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफी, ठीक है। ये जो था अरब इस्लामिक स्कॉलर था, इसने बहुत ज़्यादा, इसने भी, ये भी हिस्टोरियन था। इसने इसको मॉडर्न जो है साइंस मॉडर्न डिसिप्लिन का फादर कंसीडर किया, बिकॉज ही हैज़ द हिस्टोरियोग्राफी है, सोशियोलॉजी में भी इसका है, इकोनॉमिक में एंड डेमोग्राफिक के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा जो है पार्टिसिपेशन है। चार्ल्स मोंटेस्क्यू, what is the Montesquieu best known for? French political philosopher था। Montesquieu was the best known for the spirit of law, ठीक है। इसने जो लिखा है, कौन से इसने अपना जो काम किया स्पिरिट ऑफ लॉ पे किया 1748 के अंदर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ द जूरी, क्या है इसको बोलेंगे, जूरिस जूरी स्प्रूडेंस, ठीक है, जूरी स्प्रूडेंस।
ठीक है, इसने क्या किया, बेस्ट नॉन मोंटेस्क्यू वाज द बेस्ट नॉन फॉर द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, 1748 के अंदर जो है इसने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और जूरिस प्रूडेंस के अंदर इसने, यानी कि इसका मतलब थ्योरी ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ, जूरिस प्रूडेंस का मतलब है थ्योरी ऑफ लॉ। जिसके अंदर प्रॉपर लीगल सिस्टम है, जो इसके अंदर कहते हैं लीगल सिस्टम एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द लॉ, कोर्ट एंड ट्रायल सिस्टम यूज्ड टू एडमिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस इज द एग्जांपल्स ऑफ, ये इसकी जो एग्जांपल है, यानी कि लीगल सिस्टम और उसकी थ्योरी, उसकी प्रैक्टिसेस जो है वो जो है दैट वाज स्टडी in this discipline. The Enlightenment was the long period of intellectual curiosity, scientific investigations, political debate in France, and the Enlightenment emerged in the early 1700 centuries and was driven by a writer and intellectual called philosopher. ठीक है, टाइम ऑफ एनलाइटमेंट जो है आप देख सकते हैं कि टाइम ऑफ एनलाइटमेंट जो है जी, हम बात कर रहे थे कि यूरोपियन जो हैं इनलाइटमेंट है, ये टोटली यूरोपियन जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट में होता है, जो कि लेट 17th सेंचुरी और जो 18th सेंचुरी, इसमें जो जो जिसका रीज़न जो एम्फसाइजिंग रीज़न जो था कि जो ट्रेडिशंस इंडिविजुअलिज्म रादर देन द ट्रेडिशंस, यानी कि आप बेसिक चीज़ों को एनलाइटमेंट में आपने देखा कि पहले जो चीज़ें होती थी फिलॉसफी की बेस पे चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता था, फिलॉसफी होती थी, बट जैसे मैंने आपको कल्चर में पढ़ाया ना कि कैसे वो फिलोसफिकल स्टेटमेंट से वो इंडिविजुअलिज्म पे, जैसे जो मॉडर्न दुर्कयम है उसने क्या किया, दुर्कयम जो ना इज कंसीडर द मॉडर्न जो है सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है, उसने क्या किया था, उसने जो है इंडिविजुअलिज्म की बात की थी रादर देन द, यानी कि इसके अंदर जो है heavily जो इन्फ्लुएंस्ड बाय द 17th सेंचुरी फिलोसफर सच एज, बहुत सारे जो इसके अंदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो क्या है इसको फिलोसफी से हटकर उसके जो है एनलाइटमेंट यानी कि इस पे बात की है, इंडिविजुअलिज्म की बात की, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को नॉलेज होना चाहिए ताकि पर्टिकुलर चीज़ों को जो है आप अंडरस्टैंड कर सकें, यानी कि इसको कहेंगे इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कहते हैं, एनलाइटमेंट को कहते हैं इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गया है, ठीक है, और ये अर्ली 19th सेंचुरी की बात है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो है इंटेलेक्चुअल जिनको हम फिलोसफर कहते हैं, ठीक है, फिलोसफीज भी कहते हैं। जी, जो हिज बुक जो है हम बात कर रहे थे किसकी, मोंटेस्क्यू की, तो हम चार्ल्स मोंटेस्क्यू जो है इसने जो अपनी काम की अपनी बुक पर स्पिरिट ऑफ द लॉ, ठीक है, हिज बुक इज अ स्पिरिट ऑफ द लॉ पब्लिश्ड इन 1748 डिस्कस्ड द टेम्परामेंट एंड अपीयरेंस, जो है इस पे इसने बात की, गवर्नमेंट नॉन नॉन हम बात कर रहे थे हिज बुक ऑफ स्पिरिट, his book Spirit of Law, published in 1748, discussed the temperament, appearance, and government of the non-European people around the world. It explained difference in the term of varying climate in which the people lived. इसने जो स्पिरिट की बात की, जो इसकी बुक 1748 के अंदर आपको उसमें उसने टेम्परनेस यानी कि बेरेंस, इंसान की जो गुफ्ते मदाफ थे वो किस तरह लेवल, उसका माइंड का लेवल चेक करने के लिए, अपीयरेंस कैसे, और नॉन गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट ऑफ द नॉन यूरोपियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड थे,
उनके अंदर डिफरेंस करके उन पे क्या क्लाइमेट चेंजेस क्या आती हैं जिसमें लोग रहते हैं, इन सब चीज़ों पे उसने बात की। द स्पिरिट ऑफ लॉ इज द एम, इसका मकसद जो था, जो पर्पज ऑफ लॉ व्हेन इट रिटन दे सीम्स टू बी मोर कंसर्न विद ओबेइंग द लेटर ऑफ द लॉ देन द अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी कि लोग उनको चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है, ना कि सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग के लिए दे दें। तो इसका मतलब जो था, लोगों को वेल अंडरस्टैंडिंग हो ताकि लोग जो है उसको ओबे करें। अब प्योर इसके अंदर स्पिरिट ऑफ लॉ के अंदर चीज करती है, ही टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर द राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू बी प्रोटेक्टेड। स्पिरिट ऑफ लॉ का मतलब ये था कि इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ही आर्ग्यू दैट द बेस्ट वे टू डू दिस वाज थ्रू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस दैट गारंटीड दिस राइट, कि कोई भी चीज़ आप जब हम रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ऐसे लॉ बना देते हैं तो लोग गारंटी के साथ उसको राइट वे में फॉलो करते हैं। ही said also said that the government based on the separations of power was needed to ensure the right of the people, कि आप अपनी पावर से हटकर गवर्नमेंट के पास जो राइट होते हैं उसे सेपरेट हटकर देखें तो लोगों के राइट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू इंश्योर, ताकि लोगों को राइट मिलने चाहिए, ताकि इससे क्या होगी, आपकी पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आप रूल बनाएंगे तो गवर्नमेंट भी आपकी इस पर स्ट्रांग होगी, पावर में आ जाएगी जब आप लोग इंडिविजुअल के राइट को इंश्योर करेंगे और उनकी नीड को इंश्योर करेंगे। Some interest in man and his culture is found in the nearly all human society, past and present, regardless of their level of cultural development। तो हमने देखा है कि जो इंसान के अंदर जो दिलचस्पी है इसके कल्चर के अबाउट, वो जो है ऑल ह्यूमन सोसाइटी से है, ठीक है। सो पास्ट हो या प्रेजेंट हो, रिगार्डलेस ऑल लेवल ऑफ द कल्चरल डेवलप, आपने टाइमली देखी है कि हर कल्चर के अंदर डिफरेंट चेंजेस होती हैं, ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन सोसाइटी के जो है नॉर्म्स वैल्यूज वो चेंज भी हो जाते हैं। सम चीज़ों में, कुछ चीज़ों में वो फिक्स पैटर्न को भी फॉलो करते हैं, लेकिन सम टाइम मोस्टली है जैसे डायनामिक चेंजेस आती हैं कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर चेंजेस आती है, कल्चरल चेंजेस आती हैं, चीज़ें उनके साथ लोग अडॉप्ट करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी ट्रेस इट रूट टू द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल फिलॉसफी राइटिंग अबाउट द ह्यूमन नेचर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी के आपको जो रूट आप नजर आता है वो एंशिएंट ग्रीक, आपने देखा है हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल राइटिंग में भी हमने इसको समझा है, अबाउट द ह्यूमन नेचर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। ये सारी आपको जो चीज़ें आ रही है वो एंशिएंट ग्रीक से नजर आ रही है कि एंथ्रोपोलॉजी किस तरीके से अपने माइलस्टोन को प्रेजेंट करती आ रही है और किस तरीके से टाइम। हमने हेरोडोटस के बारे में भी पढ़ा, ग्रीक हिस्टोरियन था जो कि 400 BC क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट था, रोट अ बुक नेम्ड हिस्ट्री मेंशन्ड अबाउट द डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है। और इसने जब अपनी बुक लिखी थी हिस्ट्री में, उसके ऊपर उसने डिफरेंट कल्चर के बारे में भी लिखा था। अच्छा, ड्यूरिंग द मिडल एजेस के दरमियान 5th to 15th सेंचुरी, 5वीं से 15वीं सदी के दरमियान जो बिब्लिकल स्कॉलर थे डोमिनेट यूरोपियन थिंकिंग ऑन द क्वेश्चंस ऑफ द ह्यूमन ओरिजिन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इन्होंने भी बहुत पार्टिसिपेट किया, इन्होंने ह्यूमन के ओरिजिन्स की बात की है, जैसे आपने देखे बिब्लिकली अगर स्कॉलर्स तो वो दे विल प्रेजेंट द, आपने देखे वो ईव टू एडम तक की स्टोरी से लेकर जो है इसका जो इस ओरिजिन्स पे आपने देखा कि वो बहुत, अगर ट्रूली आप मैन की ह्यूमन एवोल्यूशन देखना चाहते हो, जो इंसान की जो जो इब्तदा है वो आदम और हवा से होती है, या वो भी एक कल्चर था, यानी कि वो भी वो पेरियोडिकली उन माइलस्टोन को देखते हैं कि फिर किस तरीके से इंसान की प्रॉपर जो है वो बिब्लिकल स्कॉलर्स ने इन यूरोपियन थिंकिंग जो क्वेश्चन थे उनको जो क्लियर किया, उनको कल्चर्स की डेवलपमेंट का पार्ट बनाया ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए खुदा के जो निज़ाम के मुताबिक। आपको भी पता है कि हम सब का बिलीव है कि क्या है कि जो बिगिनिंग होती है वो इंसान की, वो कहाँ से शुरू हो रही है। एंथ्रोपोलॉजी की राइट जो है वो आदम और हवा से हो रही है, वो किस तरीके से जब बाग अदन से निकाला जाता है तो उसके बाद उसके बच्चे पैदा होते हैं, और वो फिर किस तरीके से जो है अपना जो है वो इब्राहिम से लेकर वो कौमों और नेशंस की बात होती है, वो किस तरीके से हम देखेंगे डिफरेंट कौमें बन गई, डिफरेंट कौमें हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं। टाइम टू टाइम खुदा ने बहुत सारे हमारे पास जो है हमारी इस्लाह के लिए जो नबियों को भेजा, और हमने जो है प्रॉपर जो वो कल्चर सोसाइटी और इसका नॉलेज जो वो हिस्ट्री फॉर्म में
ये हमारे पास है। हम एरास को अंडरस्टैंड करें तो आप देखें कि जो सबसे पहला था वो कौन सा एरा शुरू होता है, बेबलोनियन जो है, दैट वाज द एरा। बेबलोनियन जो था जब फर्स्ट एरा था, जब बाबल जो है जो प्रेजेंट इराक है उसके अंदर जो इसकी हिस्ट्री आपने देखी है, जिसका जो सबसे पहला नबूकत बादशाह जब उसका बनता है, ठीक है, अगर हिस्टोरियल बात करें, लेकिन अगर बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो दैट इज द राइट जो है वो बिल्कुल वो सही पैरामीटर्स को डिफाइन करती है कि उसके अंदर जो एरास चेंजेस आती हैं, ठीक है। इसके अंदर भी हमने डिफरेंट चेंजेस को अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। सो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट और स्कॉलर के मुताबिक जो वो जो हमने टाइमली देखा, उसके बाद बाबल के बाद जो है यूनान है, जो यूनान है, ग्रीक है, ठीक है, ये सारे ग्रीस है, ठीक है, पर्सिया है, यूनान है, और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट जो बादशाह गुजरा है, आपने देखा है ये कौन सा था, जिसने एशिया भी तक वो यहाँ पे इसने यहाँ को यहाँ तक इसने बादशाहत की है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि जो है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट को जो कन्क्वेट किया करते हैं वो कौन किसने किया है, वो जो क्या कहते हैं उसको, भूल गई हूँ मैं, रोमन्स, ठीक है, रोमन्स आज रोमी हुकूमत है, रोमी हुकूमत को कन्क्वेट किसने किया है, अमेरिकन ने किया है। जब अमेरिकन की अब हुकूमत देखते हैं तो ये है कि जो एंड तक जो खुदा का जो बिब्लिकली स्कॉलर्स के मुताबिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आई एम जस्ट शेयरिंग फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज। सो सबसे पहला बादशाह जो बनता है वो नबूकत बादशाह बनता है। उसके बाद आता है यूनानी बहुत बड़े फिलोसफर थे, ये मैथमेटिशियंस थे, इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, ठीक है, ये बहुत बड़े ग्रेट फिलोसफर थे, ठीक है, इनके पास बहुत बड़ी फिलोसफी थी, ठीक है। तो जो नबूकत बादशाह जो जब गुजरता है तो आपने देखा कि वो एक बुत प्रस्त होता, वो बेसिकली एक वो आइडल वर्शिपर था। जो नबूकत बादशाह था आइडल वर्शिपर था, ठीक है, लेकिन उसने भी खुदा ने उसको भी इराक शहर का जो है पहला बादशाह बनाया है, ठीक है। सो इसके अंदर जो चीज़ें हैं, बहुत सारी हिस्ट्री में बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं कि आप जब आप इसका नॉलेज लेना चाहें तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, आप इसको सीख सकते हैं। तो नबूकत बादशाह के बाद यूनान की हुकूमत आ जाती है, यूनान के बाद पर्शियन आ जाते हैं, पर्शियंस के बाद जो है वो आप देखते हैं कि जो है मुझे ये अलेक्जेंडर की हुकूमत का नहीं याद आ रहा कि इसकी क्या नाम था, टाइटल क्या था। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद जो है जब ये गुजरता है, किसी को पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट की कौन सा टाइम 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 जो आया, कौन सा एरा था? जैसे रोमन एम्पायर है, ठीक है, हाँ, अरब एराज आ जाते हैं, अरब का जब टाइम आता है, ठीक है, व्हेन अरब वाज ग्रोन हो जाते हैं। उसके बाद क्या जाता है, रोमन्स आ जाते हैं, रोमन्स को कन्क्वेट करते हैं अमेरिकन, और एंड तक जो है वो अमेरिकन, और इसके बाद कहते हैं कि 10 हुकूमतें और इकट्ठी होंगे जो कि अमेरिका को कन्क्वेट करके, और उतने में जो है एंड टाइम आ जाएगा, आप देखेंगे कि दुनिया का जल्द खात्मा हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम आ रहा है, ट्रू बिब्लिकल टाइम आ रहा है जो बताया गया है, ठीक है। अरब अरब हिस्टोरियन आप देखें, बात करें, IBN खल्दन है, who lived in the 14 AD, was another earlier writer of the idea relevant to the anthropology। ये इसने भी बहुत जो खल्दन था, इब्ने खल्दन के बारे में मैंने आपको बताया ना पीछे, उसकी क्लियर वो क्या 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 हिस्टोरियन था, सोशियोलॉजिस्ट था, और इसने जो है डेमोग्राफी पे भी बड़ी बात की है, इसकी बुक्स भी हैं, आप पढ़ सकते हैं। Both Khaldan and Herodotus produced a remarkable objective analytical anthropographic description of the diverse culture in the Mediterranean world, ठीक है। सो मेडिटेरियन जो है वर्ल्ड के अंदर जो आप देख सकते हैं, मेडिटेरियन जो पीपल थे, ये जो अराउंड द मेडिटेरियन सी के जो दरमियान जो उनका कल्चर, लोग जब रहते थे मेडिटेरियन सी की, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये बहुत डिटेल में है, हिस्ट्री बहुत मैं आपको बता सकती हूँ, बिकॉज आई रियली लव एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री, आई लव इन हिस्ट्री। और मैंने जो कुछ भी देखी है प्योरली मैंने जो है वो बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से इसको बहुत अच्छा अंडरस्टैंड किया है। मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स को भी सुना है, ठीक है। सो मैं बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ इन चीज़ों को सुनने के लिए। तो मेडिटेरियन सी की जब देखेंगे आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो किस तरीके से जो इंसान ने जो अपने कल्चर को प्रॉपर, जब बिफोर द सिविलाइजेशन, ये जो लोग मेडिटेरियन सी के अराउंड जो बस गए थे, ठीक है, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। सो इसके बाद जो आता है यूरोपियन एज ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ द 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी मार्क्ड इज
द राइज ऑफ साइंटिफिक एंड रैशनल फिलोसफिकल थॉट। एनलाइटमेंट के अंदर जो आपको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के यानी कि फिलोसफी से हटकर आपको इंडिविजुअलिज्म पे बात की गई थी, यानी कि इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम को देखा जाए, ना कि एक जनरलाइज फिलोसफी करके सेट करके किसी मुआशरे के बारे में कोई भी बात की जाए, बल्कि उनके प्रॉब्लम को जो है इसको इस टाइम को यूरोपियन एज ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं। डेविड हुम, जॉन लुकी ऑफ इंग्लैंड एंड जीन जैकस Rousseau and of France and wrote the number of humanistic work on the nature of humankind। ठीक है, सो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इस पे बात की, ह्यूमनिस्टिक वर्क किया है, नेचर ऑफ ह्यूमनकाइंड पे स्टडी किया है। दे बेस देयर वर्क ऑन द फिलोसफिकल रीजन रादर देन देयर रिलीजियस अथॉरिटी, आस्क इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिकल क्वेश्चंस। ठीक है, सो एंथ्रोपोलॉजिकल क्वेश्चंस मैंने आपको आगे बता दी कि क्या क्या उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी, उन्होंने फिलोसफिकल रीजन से को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी रादर देन द रिलीजियस अथॉरिटी। ठीक है, तो आपने इंसान का रिलीजियस पॉइंट के अलावा भी इंसान के बहुत सारे जो एंथ्रोपोलॉजिकल क्वेश्चन थे, रैशनल थे, जो रीजन थे, उसको उन्होंने इसमें Rosacio is, for the instance, wrote on the moral qualities of the primitive societies and about the human inequalities। तो इसने बहुत ज़्यादा जो मिसालें इसकी मिलती हैं आपको। रजाओ फॉर द इंस्टेंस आपने इसने रोड मोरालिटी क्वालिटीज़ पे और परमिटिव इब्तदाई जो सोसाइटी थी उनके बारे में, जो इंसान को जो इनक्वालिटी जो उनके दरमियान थी, उस पर इसने उनमें क्या क्या इनक्वालिटी थी, क्या क्या चीज़ों जो फेयरनेस नहीं थी या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, उस पर इसने और मैं इब्तदाई सोसाइटीज़ के अंदर इसने वो उसके बारे में लिखा है। तो मैं बात कर रही थी कि एंथ्रोपोलॉजिकल क्वेश्चन जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो इसका कौन कौन से क्वेश्चन थे एंथ्रोपोलॉजिकल क्वेश्चन? वर एंशिएंट ह्यूमन बॉडी डिफरेंट फ्रॉम आर? क्या वो जो इंसान थे वो आज की दुनिया से मुख्तलिफ थे? हाउ हैव ह्यूमन इवॉल्व? इंसान कैसे इवॉल्व हुआ है? आपने देखा बहुत सारी थ्योरीज आई, डार्विन की थ्योरी, उसने अपनी थ्योरी दे डाली, उसने कहा जी इंसान जो है वो बंदर से बना। ठीक है, सो इसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया। आपको भी पता है हमारा जो हमारे पास जो हमारे स्पिरिचुअल जो हमारे बुक्स है, हमारी रूहानी बुक जो खुदा का कलाम है, उसमें बताया गया इंसान बिल्कुल भी बंदर, खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पे बनाया और उसने उसको क्या किया था, मट्टी से बनाया था। इंसान को बिल्कुल भी बंदर से हम नहीं निकले, बल्कि हम आदम से निकले हैं, हम सारे आदम की औलाद हैं। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ क्रीड, सेक्स और जितना भी आपने कल्चरली चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई हैं, सेक्स, क्रीड, रिलीजन्स। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेट, प्योरली ह्यूमन इज क्रिएटेड ऑफ द मैन, मैन इज क्रिएटेड फ्रॉम द गॉड। खुदा ने उसे क्रिएट किया, ना कि किसी बंदर से वो निकला है। ठीक है, सो दैट थ्योरी वाज, डार्विन की थ्योरी जो थी वो रिजेक्टेड हो गई थी। वाई आर ऑल डिफरेंट फिजिकली? कि हम सब मुख्तलिफ नजर, हर कल्चर में देखा जाए तो आप डिफरेंट नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, हाउ हैव ह्यूमन अडेप्टेड टू देयर डिफरेंट इन्वायरमेंट? व्हाट डू वी नो अबाउट द ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशंस? ठीक है, हम क्या जानते हैं, उसके बारे में कैसे जानना चाहिए? ठीक है, सो वी विल फिनिश दिस हिस्ट्री फ्रॉम दिस। आपको समझ आ गई है? यस, हाँ, एग्री मरियम, वेरी गुड। खुदा ने इंसान को अपनी शबी पर बनाया है। ठीक है, खुदा ने अपनी जो है शबी पर बनाया और खुदा ने इंसान को जो है अक्ल से खूब नवाजा है। ठीक है, तो वो बंदर से तो हो नहीं सकता। बंदर इज अ डिफरेंट एवोल्यूशन है। वो डार्विन की थ्योरी थी, आपने पढ़ी होगी, है ना?
कभी ऐसी हिस्ट्री पढ़ी है आपने? हैं?